हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस और बिहार टीचर के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था? तो ये 1885 में किया गया था। और बम्बई प्रेसिडेंसी के और लोग कौन थे? तो ये तैयब जी भी थे, ठीक है, तैयब जी और तैलंग, ठीक है, और तैलंग, ये तीनों लोगों ने मिलकर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो है स्थापना किए थे 1885 में। अगला क्वेश्चन है कि मृत घाटी यानी जिसे हम डेथ वैली कहते हैं, ये क्यों प्रसिद्ध है? तो क्यों प्रसिद्ध है? ये अत्यधिक उष्णता के कारण, ठीक है, ये अत्यधिक उष्णता के कारण जो है ये इसको हम क्या बोलते हैं? मृत घाटी या डेथ वैली। इनकी जो है यहाँ का जो तापमान है ये 54-55 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मृत वैली। ये कहाँ स्थित है? ये यूएसए के कैलिफोर्निया में, ठीक है, यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा? देखते हैं कि जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये सही है। और उसके बाद प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, तो ये आपका गलत है। बांगर नहीं कहते, हम लोग खादर कहते हैं उसको, ठीक है, नई जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? हम लोग बांगर कहते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी, ऑप्शन पहला सही है और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, तो क्या होता है सूर्य ग्रहण की स्थिति में? तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है जो चंद्रमा है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। लेकिन जब वही पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो तब क्या लगता है? ये चंद्र ग्रहण लगता है। कब? जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यूरेनियम के भंडारण में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है शीर्ष पर है? तो कौन सा देश शीर्ष पर है? ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है यूरेनियम के भंडारण में जो है ये शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 10 डिग्री चैनल जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बीच में है, तो ये बात ये सही है। डोवर जल डमरू जो डोवर जल डमरू मध्य है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच है, ये सही है। मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच है, ये भी सही है। डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर में, तो ये गलत है, प्रशांत महासागर नहीं है, ये ठीक है, ये अटलांटिक महासागर के बीच है, ठीक है, अटलांटिक महासागर बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच है, तो ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल जो है प्रसिद्ध है? तो ओलिव रिडले कछुए के लिए कौन सा स्थल में फेमस है? तो इसमें से कौन सा है? तो ये भीतरकनिका, ठीक है, ये भीतरकनिका जो है ये ओलिव रिडले कछुओं के लिए जो है प्रसिद्ध है। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो किस वन क्षेत्र को? तो ये अमेजन के जंगल को, ठीक है, जो अमेजन का वर्षा वन या अमेजन का जंगल कह देते हैं, ये पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है जैव विविधता जो है बहुत ज़बरदस्त पाई जाती है और उसके बाद यहाँ पे जो है तरह तरह के मतलब कि अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, दुर्लभ प्रजाति के जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं अमेजन के जंगल में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो कौन पहुंचाता है? तो ये क्लोरोफ्लोरो जो है सबसे अधिक पहुंचाता है सर्वाधिक मात्रा में। और क्लोरोफ्लोरो कहाँ से निकलता है? ये जो आपके एसी आपके घरों में चलता होगा, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, इन्हीं सबों का जो धुआं है वो जो क्लोरोफ्लोरो कहलाता है, ठीक है, ये जो है ओजोन परत को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किसने प्रस्तावित किया था पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को? A.G. टांसले, ठीक है, A.G. टांसले जो है पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को जो है ये प्रस्तावित किया था।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं। तो इनमें से कौन सी है, तो ये नर्मदा नदी, माही नदी और ताप्ती नदी, ये तीनों नदियां जो है ये पश्चिम की ओर बहती हैं। यानी पश्चिम की ओर बहते हुए ये जो है अरब सागर में जो है गिर जाती हैं। ठीक है, अरब सागर में जो है ये गिर जाती हैं। अगर हम माही नदी की बात कर लेते हैं तो माही नदी जो है ये जो है क्या करती है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर हम नर्मदा नदी की बात कर लेते हैं तो नर्मदा नदी जो है ये मैकाल पर्वत के अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक की जो है ये चोटी से निकलती है और ये कहाँ गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है। और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। अगर हम बात कर लेते हैं, अगर ये नर्मदा नदी जो है ये अपने मुहाने पर क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ठीक है, एस्चुरी बनाती है। और इसी तरह जो ताप्ती नदी है ये भी जो है अपने मुहाने पर क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। और ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, ये मध्य प्रदेश के सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये उदासीनी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, कैसे देखिए, ये NaOH, ठीक है, प्लस HCl, तो क्या कर रहा है बनेगा, ये NaCl बनेगा प्लस ये H2O। ठीक है, ये पूरा अभिक्रिया है और ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ये उदासीनी अभिकरण। ठीक है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाएगी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन आक्सीकरण नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है इसमें आक्सीकरण, तो ये अवक्षेपण। ठीक है, अवक्षेपण जो है ये आक्सीकरण नहीं है। दहन, भोजन का पचना और श्वसन, इन तीनों का क्या होता है, इन तीनों में क्या होता है, आक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो अधातु है ये विद्युत का जो है ये सुचालक है। ठीक है, कौन सा है, तो ये ग्रेफाइट है। ठीक है, ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट और हीरा ये दोनों जो है कार्बन के अपरूप हैं। ठीक है, कार्बन के दोनों क्या है, अपरूप है। और ग्रेफाइट में sp2 पाया जाता है संकरण और हीरा में sp3 पाई जाती है संकरण। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रबर निम्न में से किसका बहुलक है। तो ये किसका बहुलक है रबर, तो ये आइसोप्रीन का है। ठीक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। और इस रबर में जो ये प्राकृतिक रबर होता है, प्राकृतिक रबर में जब हम सल्फर को मिलाते हैं, मिलाने की जो प्रक्रिया होती है, मिलाकर गर्म करते हैं सल्फर को, जब हम प्राकृतिक रबर में सल्फर को मिलाकर जब हम गर्म करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वल्कनीकरण। ठीक है, वल्कनीकरण कहते हैं। ठीक है, वल्कनीकरण कहते हैं। और प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं, तो कार्बन मिलाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रबर को जो है हम लोग कठोर बनाने के लिए क्या मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन है। तो पूछ रहा है कि वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला कौन सा दर्पण है। तो ये समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये दोनों जो है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, वास्तविक वस्तु का। ठीक है, ये वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का, किस छड़ का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हम लोग नर्म लोहे का छड़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब भी कोई हमको विद्युत चुंबक बनाना होता है तो हम नर्म लोहे के छड़ का हम लोग प्रयोग करते हैं उसका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण पृथक्करण विधियों द्वारा जो है ये विधियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं, तो कौन सा है, तो ये सभी है। ठीक है, ये सभी जो है मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं दिया है कि हम इस मिश्रण को किस विधि से करते हैं, इस मिश्रण को किस, ऐसा नहीं दिया, बस दिया है कि ये मिश्रण का पृथक्करण विधियां दिया है। तो ये सभी जो है मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है।
तो ठीक है, कौन से किस हार्मोन्स का स्राव होता है, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, इन तीनों जो है हार्मोन्स का ये मादा जननांग से इसका स्राव होता है। अगर हम एस्ट्रोजन की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका काम क्या होता है, ये अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। ठीक है, ये अंडवाहिनी, ठीक है, अंडवाहिनी के परिवर्धन को क्या करता है, पूर्ण करता है। और अगर हम प्रोजेस्टेरॉन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये क्या करता है, यह एस्ट्रोजन से सहयोग करके, मतलब कि इससे सहयोग करके ये क्या करता है, ये स्तन वृद्धि करता है। ठीक है, क्या करता है, स्तन वृद्धि करता है। अगर हम रिलैक्सिन हार्मोन्स की बात कर लेते हैं तो ये क्या करता है, ये गर्भाशय ग्रीवा को क्या करता है, चौड़ा करता है, गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चे जो है आसानी से पैदा हो जाए। ठीक है, बच्चे का जो जन्म है वो अच्छे से हो जाए, ये गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है रिलैक्सिन हार्मोन्स। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि ये हमको विटामिन, ये सूची जो विटामिन का है और इसका प्रभाव, ठीक है, इनको हमको मिलान कराना है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि टोकोफेरॉल का क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल का ये जनन क्षमता की कमी, ठीक, और उसके बाद नेप्थेक्विन, ठीक है, नेप्थेक्विन का क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, नेप्थेक्विन नहीं होगा, ये हो जाएगा फिलोक्विन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिलोक्विन होगा, क्या, फिलोक्विन होगा। ठीक है, और उसके बाद थायमिन का क्या हो जाएगा, बेरी, और कोबालामीन, ठीक है, कोबालामीन का क्या हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। टोकोफेरॉल को हम लोग क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल को विटामिन ई के नाम से जाना जाता है। और फिलोक्विन को किस नाम से जानते हैं, तो फिलोक्विन को हम लोग विटामिन के नाम से जानते हैं। थायमिन को किस नाम से जानते हैं, तो B1 के नाम से जानते हैं। और साइनोकोबालामीन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, विटामिन B12 के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है, तो ये किसके द्वारा होता है, तो ये कूटपाद, ठीक है, कूटपाद द्वारा जो है अमीबा जो है ये भोजन का अंतःग्रहण करता है। अमीबा जो है कैसा जीव है, तो ये एक कोष की जीव है। ठीक है, एक कोष की जीव है। और एक कोष की जीव और कौन सा है, तो ये पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम है जो है एक कोष की जीव, पैरामीशियम और जीवाणु। ठीक है, ये जीवाणु, ये सब एक कोष की जीव। अच्छा, ऐसा कौन सा जीव है जिसमें कोशिका पाई ही नहीं जाती, न वो एक कोष की है न वो बहुकोष की है। ठीक है, तो कौन सा है, तो ये विषाणु। ठीक है, ये जो विषाणु होते हैं ये कोशिका विहीन होते हैं। ठीक है, इनमें कोई कोशिका नहीं पाई जाती है विषाणु में। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, ऊर्जा का हमसे मात्रक पूछ रहा है, तो ये कौन सा ऊर्जा का मात्रक है, तो ये जूल जो है ये ऊर्जा का मात्रक है। और कौन सा है ऊर्जा का मात्रक, तो जूल एक जूल होता है, और क्या होता है, एक होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर, ये भी जो है ये ऊर्जा का मात्रक होता है। और शक्ति का मात्रक क्या है, ये जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये शक्ति का मात्रक है, जूल पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का जो है ये उपबंध किया गया है। ठीक है, तो किस भाग में किया गया है, तो ये भाग 9 के ख में, भाग के 9 के ख में जो है सहकारी समितियों का जो है उपबंध किया गया है। भाग 9 की अगर हम बात कर लेते हैं तो भाग 9 में क्या है, ये पंचायतें हैं। ठीक है, पंचायतें हैं भाग 9 में। और भाग 9 के क में क्या है, भाग 9 के क में ये नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका है। ठीक है, और भाग 10 में क्या है, भाग 10 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ठीक है, जनजाति क्षेत्र है, भाग 10 में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रीट जारी करता है, जबकि उच्च जो न्यायालय है 5 प्रकार की रीट जारी करता है। तो ये आपका गलत है, ये भी 5 प्रकार का, ठीक है, ये भी 5 प्रकार के ही रीट होते हैं, ये 5 प्रकार के ये भी रीट जारी करता है, तो ये आपका गलत है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत जो है
उच्च न्यायालय जो है रीट जारी करता है। तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 2। और सर्वोच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय जो है ये अनुच्छेद 226 के तहत जो है रीट जारी करता है। रीट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ठीक है, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ठीक है, ये अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के जो है ये रीट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? ठीक है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है मौलिक कर्तव्य के। तो कौन सा है देखते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ये भी सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 8 को जोड़ा जाने का सुझाव दिया था, तो ये 8 नहीं, ये 10। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन में जोड़े गए, तो ये आपका गलत है। क्या 10 मौलिक, हाँ सॉरी, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, और वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया, तो ये गलत है, ये 11, ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो कौन सी हैं देखते हैं। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, ये भी सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये भी सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था। ठीक है, ये तीनों जो कथन जो है ये सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? तो ये पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल की बात कर रहा है, न कि इसके पहले वाला जब भारत स्वतंत्र नहीं होता उसके पहला वाला नहीं, जिसमें मुस्लिम लीग को शामिल किया गया था। ठीक है, जब मुस्लिम लीग को शामिल किया गया था उसमें, तो उसमें कौन बनी थी? रेलवे मंत्री आसफ अली बनी थी, ठीक है, अरोड़ा आसफ अली। लेकिन जब स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल की अगर बात हुई तो उसमें रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय किनको दिया गया था? तो ये दिया गया था जॉन मथाई को। ठीक है, ये किनको दिया गया था? जॉन मथाई को दिया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखते हैं कुटीर उद्योगों का विकास, ये सही है। बोला है आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ठीक है, ये भी सही है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, ये गलत है। नीति निदेशक इसमें सिद्धांत में ये नहीं है। राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, तो कौन सा शामिल इसमें से नहीं है? ये अवध जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो हड़प नीति सिद्धांत के द्वारा जो राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था उसमें अवध नहीं है। ये सतारा, बघाट और झांसी, ये तीनों है। सबसे पहले सतारा को जो है इसको जो है ये 1848 में जो है, ठीक है, ये जो व्यक्तिगत सिद्धांत से जो है ये मिलाया था, यानी जिसे हम कहते हैं हड़प नीति। सबसे पहले सतारा को 1848 में जो है ये मिलाया था। अगर हम लॉर्ड डलहौजी की बात कर लेते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? रेलवे का जनक बोलते हैं। ठीक है, रेलवे का जनक बोलते हैं। और पहली बार जो है डाक टिकट का प्रचलन जो है, डाक टिकट का, ठीक है, डाक टिकट का जो है प्रचलन जो है इसी के समय जो है ये प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि शारदा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1930 में पारित हुआ था। शारदा अधिनियम के तहत जो है लड़कियों की जो आयु जो है ये 14 वर्ष की गई थी निर्धारित, और लड़कों की 18 वर्ष, ठीक है, वो 18 वर्ष की गई थी। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने की थी?
तो किसने की थी? ये एन.जी. रंगा ने की थी। ठीक है, एन.जी. रंगा ने प्रथम भारतीय किसान स्कूल की जो स्थापना किए थे। अगर हम बात कर लेते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा की, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की, ठीक है, किसान सभा की, इसके जो अध्यक्ष कौन थे? तो ये स्वामी सहजानंद थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1936 में हुई थी। और इसके सचिव कौन थे? तो इसके सचिव कौन थे? यही एन.जी. रंगा थे। ठीक है, आपके एन.जी. रंगा जी थे जिन्होंने प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किए थे। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव थे और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे ये इसके अध्यक्ष थे। और इसकी जो स्थापना 1936 में हुई थी। सरदार जो वल्लभ भाई पटेल थे, ये जो बारदोली सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था ये उससे संबंधित है। ठीक है, और उसी बारदोली सत्याग्रह आंदोलन में जो है महात्मा गांधी द्वारा जो है महिलाओं की ओर से सरदार की जो इनको ये उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इंडियन मिरर समाचार पत्र के संपादक जो है ये किनके द्वारा जो है किया जाता था। ठीक है, तो इंडियन मिरर जो है किसके द्वारा? तो ये जो है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है। और ये ऐसा नहीं कि इंडियन मिरर जो समाचार है इनके सिर्फ देवेंद्र नाथ टैगोर, और भी लोग हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में ये देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। ठीक है, अगर हम शिशिर कुमार घोष की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो है अमृत बाजार पत्रिका निकालते हैं। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, और यही अमृत बाजार पत्रिका जो है ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था, इसके डर के कारण जो है ये पहले अपनी पत्रिका को बांग्ला भाषा में जो है प्रकाशित करते थे, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के डर से ये अपनी पत्रिका को जो है रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित करने लगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को जो है ये अस्वीकार कर दिया गया था? तो किस अधिवेशन के दौरान? ये 1909 के, ठीक है, लाहौर जो अधिवेशन हुआ था उसके दौरान जो है पृथक निर्वाचन जो पद्धति है इसको जो है ये अस्वीकार कर दिया गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो ये मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस? ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है ये मनाया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो है संबंधित है? ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए हंटर समिति का जो है ये गठन किया गया था। ठीक है, ये क्या है आपका? सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपल्ली की गिरफ्तारी के विरोध में जो ये सभा आयोजित की गई थी, तो ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने अपना जो है केसर ए हिंद की उपाधि क्या किए थे? लौटा दी थी, ये भी सही है। और इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, तो ये आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो ये किस काल में पाई गई? तो ये हड़प्पा सभ्यता काल में जो है भारत में सर्वप्रथम जो है चांदी पाई गई थी। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ये हर्ष। ठीक है, जो हर्ष थे ये शिलादित्य का जो है ये उपाधि जो है ये धारण किए थे। अगर हम बात कर लेते हैं अशोक की, ठीक है, अशोक की, तो अशोक ने सबसे पहले जो शिलालेखों का प्रचलन किसने किया था? ये अशोक ने किया था। शिलालेखों का प्रचलन जो है सबसे पहले कौन किए थे? ये अशोक ने किए थे। और कलिंग पर इन्होंने आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व में जो है ये किए थे और उन्हें जीत लिया था। और अशोक का सबसे लंबा जो अभिलेख कौन है? ये 7वां जो अभिलेख है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, और सबसे छोटा कौन है? रूमी देई का। ठीक है, रूमी देई जो था अभिलेख ये सबसे छोटा है। अगर हम कनिष्क की बात कर लेते हैं तो कनिष्क के समय में बौद्ध जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी एक कनिष्क के समय में हुई थी। ठीक है, और इन्होंने 78 ईस्वी में जब ये राजाभिषेक करवाए थे अपना,
तो उस समय एक संबोध चलाए थे 78 ईस्वी में, जिसे हम लोग शक संबोध कहते हैं, शक संबोध। ठीक है, ये जो है भारत सरकार द्वारा ये अपने प्रयोग में लाई जाती है। और समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन। और जो हरिशेन जो नामक कवि थे, हरिशेन, ये इनके दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो किन्हें माना जाता है? ये चैतन्य महाप्रभु को। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु थे, इनको कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर यानी बिहार में किस शासक द्वारा जो है ये किया गया था? तो किस शासक द्वारा? ये धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, ये धर्मपाल जो थे ये विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय इसकी जो स्थापना किए थे। जो कुमारगुप्त थे कौन से विद्यालय की स्थापना किए थे? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? एक कुमारगुप्त ने किए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो किस शासक ने भेजा था? तो ये बिंबिसार, जो बिंबिसार थे, ये जो है महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजे थे। अगर हम बिंबिसार की बात कर लेते हैं तो ये हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ये बिंबिसार। देखिए कन्फ्यूजन में बिंबिसार और बिंदुसार। ठीक है, तो बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, ये मौर्य वंश का शासक था और ये आजीवक संप्रदाय का जो है अनुयायी था। ठीक है, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन था? ये बिंदुसार था, आजीवक संप्रदाय का। और अगला क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो ये किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है इब्न बतूता जो है ये भारत में आया था। अगर हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ये बाजार नियंत्रण, ठीक है, बाजार नियंत्रण, सैनिकों को दागने की हुलिया, ठीक है, सैनिकों को दागने के लिए हुलिया और सैनिकों को नगद वेतन देना। ठीक है, सैनिकों को नगद वेतन देना ये सबसे पहले किसने प्रारंभ किए थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर हम फिरोज शाह तुगलक की बात कर लेते हैं तो ये ब्राह्मणों पर जो है सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक है। ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर। और बलबन की अगर हम बात कर लेते हैं तो बलबन जो है ये जो है अपने दुश्मनों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। ठीक है, बलबन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो किस प्रकार की? एक कांस्य युगीन, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई है? तो ये किसके द्वारा रचित की गई है? तो ये याहा बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, याहा बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा जो है ये तारीख मुबारक शाही जो नामक पुस्तक है ये लिखी गई है। आगे हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो किस वायसराय का? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो का। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो का इनमें से सबसे लंबा कार्यकाल रहा। अगर हम बात कर लेते हैं लॉर्ड कर्जन की, तो लॉर्ड कर्जन के समय जो है ये बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक है, 1905 में जो है जो इसका जो विभाजन हुआ था बंगाल का, ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, स्वदेशी आंदोलन जो है ये इसी के समय लॉर्ड कर्जन के समय में ही प्रारंभ हुआ था। और इसी के समय जो है ये विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय की जो विश्वविद्यालय आयोग है उसकी जो स्थापना किया गया था, विश्वविद्यालय आयोग की। ठीक है, और उसके बाद एक और आयोग की स्थापना किया गया था। किस आयोग का? ये पुरातत्व विभाग का जो है, पुरातत्व विभाग जो है इसका सर्वप्रथम किसके समय में स्थापना किया गया था? तो ये लॉर्ड कर्जन के समय में पुरातत्व विभाग की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना और बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन इसी के समय जो है ये प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या अध्ययन किया जाता है? तो ये जानवरों एवं पौधों की संरचना। ठीक है, एनाटॉमी विज्ञान के अंतर्गत जानवरों एवं पौधों की संरचना का हम लोग अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी निम्नलिखित में से किसको जो है शामिल नहीं किया जाता है। तो इनमें से पूछ रहा है कि जीएनपी में किसको शामिल नहीं किया जाता। पहले हम लोग देखते हैं कि जीएनपी क्या होता है। ठीक है, जीएनपी क्या होता है कि एक वर्ष के अवधि में, ठीक है, एक वर्ष के अवधि में एक देश के सामान्य नागरिकों के द्वारा जो है देश के घरेलू सीमा के अंदर, ठीक है, ये देश है, इस देश के घरेलू सीमा के अंदर या इसके बाहर उत्पादित की गई वस्तु और सेवाओं का सकल मूल्य, ठीक है, सकल मूल्य क्या कहलाता है, ये जीएनपी कहलाता है। क्या एक वर्ष के अंदर एक देश के सामान्य नागरिकों के द्वारा देश के अंदर या बाहर अंतिम वस्तु और सेवाओं के सकल मूल्य, जो सकल मूल्य है, ये अंतिम वस्तु और सेवाओं के सकल मूल्य को हम क्या कहते हैं, ये जीएनपी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें विदेशी निवासियों की आय जो इसमें कहीं नहीं शामिल किया गया था। ये ऑप्शन डी सही है। निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों का ब्याज आय प्राप्त और उसके बाह्य अनुदान, ठीक है, ये तीनों जो है ये सही है, लेकिन ये जो ऑप्शन डी है ये जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बांडों की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत ही बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए जो है सरकारी बांडों की हम खरीद और बिक्री करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो ये कौन सी रिपोर्ट जो है, तो ये ग्लोबल जेंडर जो गैप जो रिपोर्ट है ये विश्व बैंक के द्वारा जो है जारी नहीं की जाती है। जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, ठीक है, ये तीनों जो रिपोर्ट जो है ये विश्व बैंक द्वारा जो है ये जारी की जाती है, लेकिन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये उसके द्वारा नहीं जारी की जाती है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये किस वर्ष की गई थी, तो ये 1982 में की गई थी। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में कौन जारी करता है। तो कौन जारी करता है वैश्विक वित्तीय स्थिति रिपोर्ट, तो ये करता है IMF। ठीक है, जो IMF है वो वैश्विक वित्तीय स्थिति रिपोर्ट जो है ये जारी करता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।